हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अजीत कुमार अपने दिव्य दृष्टि चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का फिर से सेशन चालू हो गया है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे। जो हमसे अंतर सफलता एक्सप्रेस में ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है कि आप लोगों को जो पॉलिटिकल साइंस का जो बैच चल रहा था वो स्टार्ट होने वाला था आपको, लेकिन आपको लॉकडाउन या फिर कोचिंग बंद, सरकार की तरफ से गाइडलाइन में कोचिंग बंद होने के कारण हम आपको इसके मुहैया नहीं करा सके। लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपके समक्ष में आज से वीडियो क्लासेस छोटे छोटे लेकर आऊंगा 10-15 मिनट का, और प्रत्येक क्लास एक मैं आज संविधान जो पॉलिटिकल साइंस शुरू होने वाला था उसमें मैं आज से आपको चलना शुरू करूंगा। तो उसमें मैं छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूंगा। प्रत्येक एपिसोड आप 1 बार 2 बार 3 बार देख करके आप जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसको आप धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। और इसे देख लेंगे तो कम से कम ये तो इतना जरूर आपको होगा कि इस लॉकडाउन में बैठे रहने से ज्यादा अच्छा है कि इसको देख लीजिए, और वहां क्लास जब आइएगा तो वहां पे मैं सारे को डिस्क्रिप्टिव बना दूंगा, बट 1-2 बार देख लीजिएगा तो समझ में बेहतरीन ढंग से आ जाएगा। जैसे देखिए, अब हम बिना देर किए हुए अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। आज से फिर से लॉकडाउन की काफी प्रक्रिया चल रही थी, काफी समय हो गया था। इस लॉकडाउन लगा तो नहीं है, बट कोचिंग और संस्थानें हैं जो बंद कर दिया गया, जिससे अब काफी स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं। तो जो बीपीएससी और बिहार दरोगा के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खास तौर से यह बेहतरीन होगा कि आप क्लास को अटेंड करते रहें कंटिन्यू, क्योंकि बैठ जाने से दिमाग थोड़ा अल्टर हो जाता है और आपके दिमाग से जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे हटते जाती है। तो उस पढ़ाई को लेवल बनाए रखने के लिए आप किसी न किसी कारण से वीडियो देखें, सेट लगाएं, बीपीएससी का लगाएं, चाहे बिहार दरोगा का प्रतिदिन सेट लगाएं, और जो हमारा पेपर्स मिल रहा था फिल इन द ब्लैंक्स पेपर, वो 2-3 दिन में सबको मुहैया कराना शुरू कर देंगे। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं और चर्चा करना चाहते हैं संविधान के बारे में। चलिए देखिए, अब कहता है कि ये जो भारतीय संविधान है ये बहुत बड़ा संविधान है। अब सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग पर ये आ रहा होगा कि संविधान कहते किसको है और ये संविधान होता क्या है। बहुत बड़ी एक पॉइंट बनती है कि ये संविधान होता क्या है और ये संविधान किसको कहेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि संविधान होता क्या है। जैसे हम भारतीय संविधान, जिसमें से देखिए हमने इसमें भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हमें प्लासी युद्ध का थोड़ा चर्चा करना पड़ता है, क्योंकि हमारी संविधान की जो सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियां जो बनने की शुरुआत हुआ था इसी प्लासी युद्ध से शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, पहले यदि संविधान का आपको डिफिनेशन कोई पूछ दे कि बताइए आप संविधान क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि संविधान एक दस्तावेज है। ध्यान रखिएगा, क्या है? दस्तावेज है। संविधान एक क्या है? दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब होता है किताब। समझिए, एक तरह से उसको हम किताब समझ सकते हैं। संविधान एक दस्तावेज है जो किसी भी देश, राज्य या फिर आपके घर में भी कहता है कि उसे संचालन हेतु कुछ न कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो देश और राज्य को चलाने के लिए कहता है कि कुछ न कुछ नियम, कानून और सिद्धांत बनाए गए हैं, और उन सिद्धांतों का जिस दस्तावेज में वर्णन है उसी दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कह सकते हैं कि जो नियम कानून जिस दस्तावेज में वर्णित है उसी दस्तावेज को हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा समझिएगा। अब प्रश्न यहां से आता है कि ये जो दस्तावेज, जैसे अब भारतीय संविधान की बात कीजिएगा तो भारतीय संविधान जो दस्तावेज है ये बनना कब से शुरू हुआ? आखिरकार इतनी जो, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारतीय संविधान है। अब प्रश्न में आता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन कैसे गया? इतने सारे कानून आ कैसे गए? कहां से आ गए? सबको एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इस संविधान को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं कहां? प्लासी के युद्ध की तरफ। तो सबसे पहले आज हम आपको समझा देंगे कि प्लासी का युद्ध क्या था और बक्सर का युद्ध क्या था, दोनों से कैसे संविधान हमारा बनना शुरू हुआ, है ना। तो
तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि हमारा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध क्या था। अभी इतना आप ध्यान में रख लीजिए कि कोई पूछ सकता है संविधान क्या है। यदि आप संविधान पढ़े तो बताइए संविधान क्या है। तो प्रश्न पर इस चीज पर ध्यान देना है कि संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें किसी देश या राज्य को चलाने हेतु कहता है उसके सिद्धांतों मूल कानूनों का उसमें उल्लेख किया गया है। समझ आ गया। तो वही जिसमें मूल देश को चलाने हेतु मूल कानूनों का उल्लेख किया गया उसी दस्तावेज को हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। उसी दस्तावेज को हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारतीय संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी भारतीय संविधान है। तो इस तरह से हमको अब इसको मिटाना पड़ेगा और हम अपने पॉइंट पर चलते हैं प्लासी के युद्ध के तरफ से, क्योंकि संविधान को पढ़ाने से पहले हम आपको समझाना पड़ेगा कि प्लासी का युद्ध क्या था। वहीं से हमारा संविधान बनना क्या होता है, शुरू होता है। तो देखिए इसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। मैं इसे मिटाता हूं। देखिए अब समझिएगा, कहता है कि 1756 में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमसे इतिहास पढ़े होंगे ऑफलाइन उनको ध्यान होगा। 1756 में बंगाल का शासक बनता है जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कि बंगाल का एक शासक बनता है जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। कहता है सिराजुद्दौला जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी को पता है कि 1600 में भारत आ गया था। कितना में आ गया था, 1600 ईस्वी में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रहा था। तो धीरे धीरे अपने क्षेत्रों पर, कहता है कि धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर कह सकते हैं कि वो अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। अब भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार धीरे धीरे करते करते सब हर जगह से टैक्स लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जब कहता है कि बंगाल का शासक सिराजुद्दौला कब बना, 1756 में। इस प्रश्न पर देखिएगा क्योंकि अभी हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चल रहे हैं। तो 1756 में कहता है कि जब बंगाल का शासक बना सिराजुद्दौला तब हुआ क्या। जब शासक बना तो इसको लगा कि हमारे क्षेत्ररक्षण पर, कहता है कि अंग्रेज टैक्स लगा रहा था तो इन्होंने कर देना बंद कर दिया। कौन, सिराजुद्दौला। जिससे क्या हुआ कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में विवाद हो गया। तो विवाद हो गया तो जिसके चलते कहता है कि दोनों में लड़ाइयां चलने लगी, दोनों में एक मतभेद पैदा हो गया। तब क्या होता है, ध्यान रखिए, इसमें एक घटना घटती है। कितना, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को एक घटना घटती है जिसका नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना। ध्यान रखिएगा जिसका नाम क्या है, ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना। इस अब समझिए, इस पॉइंट से हम आपको लेकर चलते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना क्या था। तो ध्यान रखिए, कहता है जब दोनों में मतभेद पैदा हो गया था तो कहता है जब समय समय पर अंग्रेज क्या करते थे, अपने सैनिकों को सिराजुद्दौला को, मतलब सिराजुद्दौला पे को कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला के एरिया पे आक्रमण या अधिकार में लेने के लिए अपने सैनिकों को भेजते रहता था। तो समझिए 20 जून 1756 को क्या कहता है कि सिराजुद्दौला ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझिएगा, सिराजुद्दौला ने कहता है कि अंग्रेजों के कहता है 146 सैनिकों, अंग्रेजों के कितना, 146 सैनिकों। ध्यान रखिएगा 146 सैनिक को कहता है कि एक छोटे से पकड़कर एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। उस कमरे की यदि लंबाई की बात करें तो लंबाई उसका था 18 फीट। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना था, 18 फीट। जबकि चौड़ाई था 14 फीट 10 इंच। लिख सकते हैं 14 फीट 10 इंच। चौड़ाई कितना था रूम का, 14 फीट 10 इंच। तो समझिए, कहता है कि आप फिर से एक बात समझ लीजिए, 1756 में जो सिराजुद्दौला शासक बनता है, कहता है 20 जून 1756 को, कहता है दोनों में विवाद रहने के कारण कहता है सिराजुद्दौला क्या करता है, 146 अंग्रेजी सैनिकों को पकड़ लेता है। पकड़कर 18 फीट और चौड़ाई में 14 फीट 10 इंच एक छोटे से कमरे में 146 सैनिकों को बंद कर देता है। समझिए, अब यहां से प्रश्न उठता है कि 146 सैनिकों को बंद कर देता है और उसको खोलता है जाकर के 23 जून, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको खोलता है 23 जून 1756 को, 23 जून 1756 को। अब 23 जून जब 1756 को खोलता है तो बाबू उसमें से 123 सैनिक, कितना, 123 सैनिक मरे पड़े होते हैं। कहने का अर्थ है 146 में से यदि 123 सैनिक मर गया तो बचा कितना, 23 को।
यानी कि केवल 23 सैनिक जिंदा था और 123 सैनिक क्या हो गया था, मर गया था। अब इसी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, और ये घटना कभी कभी पूछ देता है कि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना घटी कहाँ थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कलकत्ता में घटा था। कहाँ घटा था? कलकत्ता में। समझ सकते हैं? तो यहाँ से प्रश्न में आ गया कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कहता है कि 20 जून 1756 को घटी थी। उसमें एक सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजी सैनिकों को पकड़ करके एक कोठरी में बंद कर दिया था। उस कोठरी की लंबाई थी 18 फीट और चौड़ाई थी 14 फीट 10 इंच। अब समझिए इतना। अब इसी घटना में क्या हुआ कि उसको ठीक 3 दिन बाद 23 जून को जब 1756 को उस कोठरी को खोला गया तो उसमें 123 सैनिक मरे थे, जबकि मात्र 23 बच रहे थे, यानी सांस ले रहे थे, जिंदा थे। अब यहां से प्रश्न में आता है कि ये जो घटना घटा कलकत्ता में, अब एक प्रश्न और पूछता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना का विवरण किसने दिया, है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है। या फिर व्याख्या किसने किया? तो एक इतिहासकार था जिसका नाम था जेड हैलीवेल। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था? जेड हैलीवेल। कहता है जेड हैलीवेल ने ही सबसे पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना का उल्लेख किया था और बताया था कि सिराजुद्दौला 146 सैनिकों को पकड़ करके एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। उस कमरे की अभी हम बता रहे थे लंबाई 18 फीट था, जबकि चौड़ाई 14 फीट 10 इंच था। तो इस छोटे से कमरे में बंद कर दिया। तो ये जो कहता है कि इसी के कारण इससे क्या हुआ, अंग्रेज काफी नाराज हुआ। अंग्रेज नाराज हुआ और नाराज होने के बाद कहता है कि ये आपको घटना, ये कहता है कि वो षड्यंत्र रचने लगा और अंग्रेज अपनी मौका का इंतजार करने लगा कि आखिर कैसे सिराजुद्दौला को पराजित किया जाए। समझ रहे? तो अब देखिए यहाँ की बात बदलती है। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ कैसे हुआ, तो इस घटना को एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। 1756 में बंगाल का शासक बनता है सिराजुद्दौला। फिर से एक बार समझ लीजिए। कहता है कि उसके बाद 1756 में बन जाता है, लेकिन 20 जून 1756 को एक घटना घट जाती है जिसका नाम होता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। उस ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना में होता क्या है कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के 146 सैनिक को पकड़ करके 18 फीट लंबे और चौड़ाई में 10 फीट 14 इंच चौड़े रूम में, सोच सकते हो, 146 सैनिकों को बंद कर देता है। तो उससे क्या होता है, कोलाहल मच जाता है रूम में। और कहता है जब अगले 3 दिन बाद यानी 23 जून 1756 को जब रूम को खोला जाता है तो 123 सैनिक में से 123 सैनिक मरे पड़े होते हैं 146 में से, जबकि शेष 23 ही जिंदा रहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 23 ही क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। समझ सकते हैं? तो यह एक अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी घटना थी और इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम दिया गया। और अभी भी हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि ये जो घटना घटा था, कहाँ घटा था? कलकत्ता में। यदि यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ दिख रहा होगा। ये घटना कहाँ घटा था? कलकत्ता में। कलकत्ता में घटा था, जिसका सबसे पहला जो विवरण दिया था कौन? जेड हैलीवेल नामक एक इतिहासकार था, उसी ने इसका विवरण दिया था। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से क्या पॉइंट घूमता है। पॉइंट यहाँ से निकलता है कि अब अंग्रेज अपने तरफ से दिमाग लगाना शुरू किया कि इसको पराजित कैसे किया जाए। अब पराजित करने के लिए तो भाई सिराजुद्दौला काफी पावरफुल शासक था, तो पावरफुल था, तो इसको पराजित कैसे किया जाए। तो ये जो सिराजुद्दौला का सेनापति एक था, पहले अब मैं प्लासी के युद्ध की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इसे मैं मिटा देता हूँ। यदि आप नहीं किए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं 1 मिनट के लिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब आप लोग उम्मीद किए हैं कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए अब आगे चलते हैं। अब वहां से पॉइंट, ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना तो घट जाती है। यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम देखिए आपको एक चीज बताते हैं कि जैसे अब कोई सी के भी यदि सैनिक मर गया, काफी सारा 123 को सैनिक उसका मर गया, तो अंग्रेज काफी प्रभावित हुआ। अब उससे प्रश्न उठता है कि वो करना क्या चाहा। तो देखिए उस समय सिराजुद्दौला का सेनापति किसका था? सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था? मीर जाफर। कहता है कि ये मीर जाफर लोभी आदमी था। समझिए कि मीर जाफर लोभी था। मीर जाफर को कहता है कि अंग्रेजों ने अपने तरफ मिला लिया। कैसे मिलाया? तो इसको एक सत्ता का लोभ दे दिया था। सत्ता का लोभ दे दिया कहने का अर्थ है कि बता दिया
कि ये जो आपको हम यदि सिराजुद्दौला को पराजित कर पाते हैं तो बंगाल का नवाब हम तुम्हें बना देंगे। ये सेनापति को लोभ दिया कौन? अंग्रेजों ने। ध्यान रखिएगा, उस समय एक प्रश्न आता है कि अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व करता कौन था या गवर्नर कौन था? अंग्रेज के तरफ से उस समय गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब समझिए, कहता है कि ये मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि अपने में मिला लिया। मिला लिया का कहने का अर्थ है कि इसको लोभ दे दिया कि अब तुम्ही को हम नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद। जबकि उद्देश्य तो वहां इसके मन में पल रहा था कि 146 सैनिक मरा था, तो हर हालात में सिराजुद्दौला को पराजित करना चाहता था। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? षड्यंत्र रचना शुरू किया। षड्यंत्र में क्या हो गया? मीर जाफर कहता है कि भले ही सेनापति रहा सिराजुद्दौला का, लेकिन वो मिल गया किसके तरफ जाकर के? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। अब आप बताइए कि किसी भी देश या राज्य या प्रांत का जो सेना का प्रधान या फिर जो शक्तिशाली होता है, वो सबसे ज्यादा हाथ में सेना का सबसे मूल प्रधान होता है, वो सेनापति होता है, और उस राज्य का यदि सेनापति ही धोखेबाज निकल जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना घट सकती है कि नहीं? अब समझिए, कहता है जब सेनापति धोखेबाज निकल गया और मीर जाफर को कहता है रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि अपने तरफ मिला लिया है। अब देखिए हुआ क्या। कहता है 23 जून, देखिए 23 जून को ही मराठा खोला गया था। 23 जून 1757, कितना? 23 जून 1757 कहता है कि 23 जून 1757 को क्या होता है कि एक घटना घट जाती है और प्लासी का युद्ध शुरू हो जाता है। प्लासी का युद्ध शुरू हो जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। प्रश्न में आता है किसके किसके बीच हुआ था। देखिए, क्योंकि कहता है एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी, रॉबर्ट क्लाइव ही अपने सेना का नेतृत्व कर रहा था। दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला की सेना थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझिएगा। दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला का सेना था। अब यहाँ से प्रश्न है कि सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के सेना के बीच युद्ध लड़ा, कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को, और इसी को कहता है प्लासी का युद्ध नाम दिया गया। अब प्रश्न में यहाँ थोड़ा और आपको लग रहा होगा कि इसको प्लासी का युद्ध क्यों कहा गया। थोड़ा 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। कहता है बंगाल में एक जिला है जिसका नाम है नदिया। ध्यान रखिएगा कि कौन सा जिला है? ये जिला का नाम है बंगाल का नदिया। और नदिया जिला है और उसी के एक नदी वहां पे बहती है जिसको भागीरथी कहा जाता था। भागीरथी को आज गंगा भी कहा जाता है। ऐसी भागीरथी नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ है पलासी। ध्यान रखिएगा, इसी भागीरथी नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ है पलासी, और इसी कहता है इसी पलासी नामक गांव में अंग्रेजी सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के मध्य में युद्ध हुआ था पलासी नामक गांव में। इसी कारण से इस युद्ध का नाम पलासी युद्ध पड़ा। समझ में आ गया? तो फिर से समझ लीजिए, 23 जून 1757 को जो पलासी का युद्ध हुआ, वो कहता है कि देखिए कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में एक जिला है नदिया जिला। नदिया जिला में भी भागीरथी नदी के तट पर एक बसा हुआ गांव पलासी है, और इसी पलासी के गांव में कहता है कि युद्ध हुआ था। इसी के कारण इस युद्ध को पलासी का युद्ध नाम दिया गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहता है इस युद्ध में आपको हम पहले ही बता चुके कि रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। अब रॉबर्ट क्लाइव को जब मीर जाफर अपने तरफ मिला लिया था तो हुआ क्या? बेचारा जो मीर जाफर था वो नेतृत्व केवल नाम मात्र के लिए नेतृत्व कर रहा था सिराजुद्दौला का, जबकि वास्तविक नेतृत्व नहीं कर रहा था। अब मान लीजिए सेनापति ही जब सही नहीं रहा, धोखेबाज निकला, तो निश्चित तौर से किसी भी राजा की पराजय निश्चित हो जाती है। वही हुआ भी। हुआ क्या कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में, पलासी के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हो गया। अब जैसे ही सिराजुद्दौला पराजित हो गया तो देखिए 1757 में जब पराजित हो गया तो इस समय कहता है कि सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया। और उसके बाद क्या किया गया कि ये इसका जो बात दिया था रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को नवाब बनाने का, उसको कहता है कि मीर जाफर को नवाब बना दिया। किसको बना दिया? मीर जाफर को नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफर नवाब बना तो जरूर, लेकिन वो मात्र एक कठपुतली था। समझिए, बहुत अच्छा चीज है। अब मात्र एक कठपुतली था। सारा नियम कानून ETC सब बनाता था अंग्रेज, टैक्स लेता था अंग्रेज। केवल नाम के लिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। समझ में आ रहा है? अब कहता है कि बंगाल का नवाब बना दिया, तो अब करे तो क्या करे? मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया। समझिए,
लेकिन सारा शासन चला रहा था कौन? अंग्रेज। यानी कि उस समय गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब सारा शासन जब अंग्रेज चला रहा था तो समझ सकते अपने हिसाब से नियम बनाता था, और अपने हिसाब से नियम कानून बनाया और अपने लोगों पर शासन करना शुरू किया। अब लोगों पर शासन करना शुरू किया तो हुआ क्या? अब शासन करते करते लेकिन जब मीर जाफर को रहा नहीं गया तो उन्होंने क्या कर दिया, जब अत्यधिक शोषण बंगाल का करना शुरू कर दिया, तब कहता है कि मीर जाफर को लगने लगा कि सला हम ही बने थे, हम ही नवाब है, हमारा कोई चांस नहीं चलता है, तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। समझिए खेला कैसे घटा। अंग्रेजों का बेचारा विरोध किया कौन? मीर जाफर। तो क्या किया गया कि 1760 में, देखिए हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं दिखा रहा हूं, 1760 में कहता है कि इन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को भी उसके गद्दी से हटा दिया, और 1760 में कहता है मीर जाफर को गद्दी के हटाने के बाद इसी का एक दामाद था। क्या था? दामाद था। दामाद मीर कासिम को, ध्यान रखिएगा, किसको? मीर कासिम को कहता है कि बंगाल का नवाब बना दिया। तो देखो पहले क्या हुआ, सिराजुद्दौला को वह पराजित किया तो मीर जाफर को बनाया। जब अत्यधिक शोषण मीर जाफर बर्दाश्त नहीं कर सका तो अंग्रेजों का विरोध किया। अब विरोध करने के बाद क्या किया, तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने उसको भी नवाब के पद से हटा दिया। अब नवाब के पद से हटा दिया, फिर बना दिया इसी मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। तो मीर कासिम को क्या किया कि नवाब के पद पे नियुक्त कर दिया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अब यहां से प्रश्न है, मीर कासिम निकला प्रजा का हित चाहने वाला, समझ में आ गया? तो अंग्रेजों के प्रकोप से बचने के लिए, देखिए मैं लिख रहा हूं, अंग्रेजों के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस अपनी जो राजधानी बंगाल में मुर्शिदाबाद था, ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद जिसको बसाया था मुर्शिद कुली खान ने, अरे अब मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी हटा करके ले आया मुंगेर। ध्यान रखिए, अपनी राजधानी हटा करके ले आया मुंगेर। ये आपका मुंगेर जो आपका तत्कालीन बिहार में पड़ता है। तो सोच सकते बंगाल कहाँ था, वहां से अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए ये कहता है कि मीर कासिम अपनी राजधानी को हटाकर कहाँ ले आया? मुंगेर ले आया। अब यहां से समझिए, यहाँ के बाद से शुरू होता है कि जब मुंगेर ले आया तो ये क्या करने लगा, मीर कासिम अपने जो सहयोगी था, जैसे दिल्ली में उस समय शासन चला रहा था शाह आलम द्वितीय, जिसको अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, सम्राट बना दिया था। तो कहता है कि जब शाह आलम द्वितीय वहां पे शासन चला रहा था, एक अवध का एक प्रांत था, वहां का नवाब था सुजाउद्दौला, और ये दोनों मिलकर अपना अपना षड्यंत्र रचने लगा और अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्लान बनाने लगा कि आखिर अंग्रेजों को कैसे पराजित किया जाए। समझ में आया ना? तो अंग्रेजों को कैसे पराजित किया जाए, तो उसके लिए ये तीनों मिल गया था। कौन कौन? शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, शाह आलम द्वितीय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप कम से कम आवाज को जरूर सुन ले। शाह आलम द्वितीय, और कौन था? सुजाउद्दौला और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये कहता है कि तीनों मिल गया एक साथ। अब ये तीनों एक साथ मिल गया तो क्या कैसे किया जाए, समझ में इसको नहीं आ रहा था। तो तीनों मिलकर कहता है अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्लान बनाने लगा कि अंग्रेजों को कैसे पराजित करना। समझ में आ गया? अब यहां से समझिए, अब अंग्रेजों को कैसे पराजित करना है, तो इसके लिए प्लान बनाने लगा। और आगे चल के एक और युद्ध होता है जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद क्या क्या नियम बनाया, उसके बाद जब बक्सर का युद्ध भी कहता है अंग्रेज जीत लेता है तो तरह तरह का नियम बनाता है, और वही नियम और कानून हमारे संविधान की सीढ़ियां बनता है। और वही कानून बहुत से उसी समय का कानून आज भी हमारे संविधान में लागू है, और वही कानून को हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आ गया? इस वीडियो को आप एक नहीं 2-3 बार देखें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कहता है 2-3 बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए अच्छे ढंग से, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा और अच्छे ढंग से समझ में भी उम्मीद है आ जाएगा। अधिक सही ढंग से 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए, ताकि आगे चल के जब मैं संवैधानिक विकास शुरुआत करूंगा तो यहीं से हमारे संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। अब यहीं से अंग्रेज अपना अपना नया कानून बनाता है, और वही कानून हमारे संविधान के लिए सीढ़ियां बनता है, जो आज भी हमारे संविधान में बहुत सारे अंग्रेजों का कानून लागू है। तो हम कोशिश करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ,
तो आप इसको 1-2-3 बार देखें और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कहता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो जरूर करें। खास तौर से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट है कि इस पर जरूर अपना रिप्लाई दें कैसा रहा। धन्यवाद।